प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी चर्चा में। चुनावी चर्चा के तहत आज हमारी बातचीत के केंद्र में छत्तीसगढ़ है। वो छत्तीसगढ़ जहां पर विधानसभा चुनाव के तहत पहले चरण का मतदान आज अभी अभी खत्म हुआ। पहले चरण के तहत 20 सीटों के संदर्भ में आज मतदान हुआ। 20 सीटों में से 12 सीटें बस्तर इलाके की थी, वहीं 8 सीटें राजनांदगांव, कवर्धा, मोला मानपुर और खैरागढ़ जिले की थी। जिलों के नाम बहुत सारे हो जाते हैं, तकरीबन 12-13 जिले जो है आज इन 20 सीटों के अंतर्गत कवर हो गए। कमोबेश कई जिले तो ऐसे हो गए हैं जो एक विधानसभा क्षेत्र को ही अपने अंदर समाहित करते हैं। पर बहरहाल महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले चरण के अंतर्गत जिन इलाकों में वोटिंग हुई है उन इलाकों की पहचान नक्सल प्रभावित इलाकों के तौर पर रही है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मुकाबले तकरीबन 2.5 गुना बड़ा है, लेकिन वहां पर जब चुनाव होता है तो वो केवल एक चरण में होता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में 2 चरण में मतदान कराने की वजह यह है कि नक्सली आतंक से ग्रसित इस राज्य में अधिकांश मतदाता निर्भीक होकर अपने मतदान का प्रयोग कर सकें। कोशिश की जाती है कि सुरक्षा बल इस प्रकार के से अपनी सेवाएं दें ताकि नागरिक अपने मताधिकार का इस्तेमाल पूरी निडरता के साथ कर सकें। इसी क्रम के तहत आज मतदान हुआ। मतदान के संदर्भ में नक्सलियों ने अलग अलग स्तर पर बहिष्कार का आह्वान किया था, लेकिन छत्तीसगढ़ के बहादुर नागरिकों ने यह बताया कि ऐसे आह्वान का उन पर बहुत फर्क नहीं पड़ता। जमकर मतदान हुआ, खूब मतदान हुआ। कई इलाकों में 70%, 75% और 80% तक मतदान हुआ। इसी के तहत यह मतदान के आधार पर तय होना है कि अगले चरण के संदर्भ में बाकी राजनीतिक दलों के लिए उम्मीद क्या रह जाती है। तमाम राजनीतिक दल इस पहले चरण के मतदान को लेकर टकटकी लगाए हुए थे। पिछली बार यह वोटिंग बड़ी खतरनाक थी, बड़े स्तर पर वोटिंग हुई थी और इस वोटिंग ने 15 साल से सत्ता में रह रही भारतीय जनता पार्टी की बेदखली का रास्ता प्रशस्त कर दिया था। जब नतीजे आए थे तो इन 20 सीटों में से 19 सीटों पर कांग्रेस दिखाई दे रही थी। हालांकि पिछली बार जब वोटिंग हुई थी उस समय पर तो 18 सीटें थी, पर आज के आंकड़े वो 19 को दिखाते हैं। 18 इसलिए क्योंकि उस समय पर दंतेवाड़ा से भीमा मंडावी और राजनांदगांव से डॉक्टर रमन सिंह चुनाव जीतने में सफल हुए थे। पर 18 सीटों पर कांग्रेस और जोगी कांग्रेस चुनाव जीतने में सफल हुई थी। जोगी कांग्रेस ने खैरागढ़ की सीट पर जीत हासिल की थी, वहीं दंतेवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी और राजनांदगांव में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने में सफल रही। पर आज की तारीख में यह आंकड़ा 19-1 का था। केवल राजनांदगांव एकमात्र ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां पर अभी भारतीय जनता पार्टी का विधायक डॉक्टर रमन सिंह के रूप में मौजूद है। वहीं 19 सीटों पर इस समय कांग्रेस के चेहरे वाले लोग विधायक के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उनमें से कई विधायक पूर्व विधायक के तौर पर अपनी नियति बना बैठे हैं क्योंकि कांग्रेस ने उनके टिकट काट दिए। पर आज के वोटिंग को हम किस रूप में देखें, आज के वोटिंग क्या दिशा देते हैं, आज के वोटिंग का संदेश क्या है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ में सुशील त्रिवेदी जी हैं, वो राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं, प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं और साथ साथ उनको एक पत्रकार के तौर पर भी हमारी बिरादरी में इसलिए देखा जाता है कि वह एक बड़ी विरासत के उत्तराधिकारी भी हैं। उनके पिता स्वराज त्रिवेदी जी अविभाजित छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के बड़े ही ख्याति प्राप्त पत्रकार रहे और वह गुण सुशील त्रिवेदी जी में भी समय समय पर दिखते रहे। हमारे साथ में संजय श्रीवास्तव जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के तेजस्वी प्रवक्ता हैं, बड़े आक्रामक शैली में अपनी बात रखते हैं और उतनी ही दमदारी से बात रखने के लिए आरपी सिंह जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ मौजूद है। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सुशील त्रिवेदी जी से करेंगे। सुशील त्रिवेदी जी, एक खास बात जो हम अभी अपने दर्शकों से साझा करना चाहते हैं, मेरे पास इन 20 सीटों के संदर्भ में वोटिंग का आंकड़ा आया हुआ है। हालांकि अंतिम आंकड़ा नहीं है, यह आंकड़ा शाम को 7 बजे तक जो निर्वाचन आयोग ने जारी किया है वो है। पर अंतिम आंकड़े के संदर्भ में हमारा अनुभव यह रहा है कि देर रात तक ही वो फाइनल आंकड़ा आता है जो बताता है कि कुल वोटिंग कितनी हुई। पर ये आंकड़े ये बताते हैं कि 2018 में कुल वोटिंग 76.88% हुई थी। उसके मुकाबले इन 20 सीटों पर अभी जो वोटिंग है वो 70.87% है। एकमात्र भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जहां पर पिछली बार के मुकाबले ज्यादा मतदान हुआ है। बाकी सारी सीटों पर पिछली बार के मुकाबले मतदान का प्रतिशत कम दिखाई देता है। पिछले कुछ समय से ट्रेंड ये चल रहा था कि हर बार मतदान का प्रतिशत बढ़ता जा रहा था, पर इस बार मतदान अभी तक के आंकड़ों के अनुसार पिछली बार के मुकाबले घटा है। आपकी पहली प्रतिक्रिया इसके संदर्भ में? हिमांशु जी, पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण मंच पर
बात करने के लिए बुलाया और साथ ही मेरे पिताजी भी याद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बड़ी बात ये कि पिछले चुनाव में पूरे बस्तर में जिस तरीके का माहौल था उसमें दो बातें होती हैं। एक तो 80% के आसपास, आपने बताया 76% समथिंग, यानी एकदम कोंटा और बीजापुर को छोड़ के बाकी जगह 80% के करीब मतदान हो रहा था। और उसमें भी बड़ी बात यह है कि अधिकांश मतदान क्षेत्रों में महिला मतदाताओं ने पुरुष मतदाताओं से आगे बढ़कर वोट किया था। और बात समझ में आया कि मतदाता एक परिवर्तन की लहर बना रहे थे और इस कारण परिवर्तन है। अभी तक आपका आंकड़ा 71% के आसपास है और अनुमान ये है कि 2-3% और बढ़ जाएगा, है ना, अर्थात वो 76% से शायद नहीं पहुँचे। और एक और बड़ी बात है कि इस बार मेरा ऐसा अनुमान है कि जिस तरीके से नक्सलियों ने आतंक को एकदम करीब लाकर प्रस्तुत किया है, उसके बावजूद मेरे पास अपने पास जो चित्र मेरे मित्रों ने, मेरे परिचितों ने भेजा कि सुबह 6 बजे से लोगों ने लाइन लगा दी थी, है ना, आंतरिक क्षेत्रों में, और वहाँ पे भी बड़ा उत्साह था। तो ये मान के चलिए कि दो तरफ, एक तरफ तो नक्सली ज़बरदस्त हिंसा के लिए आतुर थे, उसके विरुद्ध जो मतदाता थे वो भी मतदान करने आ रहे थे। मेरा ऐसा अनुमान है कि जो लगभग बड़े कस्बाई क्षेत्र हैं, वहाँ पे मतदान कुछ कम होगा, लेकिन आप देखिएगा हमारे ये दो महत्वपूर्ण हैं, कोंटा और बीजापुर है, और दंतेवाड़ा, जहाँ पे सर्वाधिक नक्सली हिंसा की बात आ रही है। ऊपर से आप जब शुरू करते हैं तो वहाँ पर मतदान ज़्यादा हो रहा है। ये मान के चलिए कि मतदान लगभग बराबर होगा, और यह बात बड़ी महत्वपूर्ण है। और इस बात के लिए आप सबसे बड़े गवाही हैं। मैंने अपने जीवन में, मैं 57 से सारे चुनाव देख रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ। ये पहली बार था कि बस्तर में बार बार प्रधानमंत्री आए, बार बार गृह मंत्री आए, बार बार केंद्रीय मंत्री बड़ी संख्या में आए, और कांग्रेस के बड़े नेता बारंबार आए, क्योंकि सबको लग रहा था कि सत्ता की राह बस्तर से निकलती है। और उन्होंने पूरी कोशिश की कि देखिए सीआरपीएफ का वार्षिक सम्मेलन हुआ तो उसमें भी गृह मंत्री दंतेवाड़ा, वो कहीं और भी हो सकता था, और भी कहीं हो सकता, लेकिन वहीं और मुख्य प्रधानमंत्री आए। आमतौर पे प्रधानमंत्री एक से ज़्यादा, अधिकतम 2 बार यात्रा करते हैं प्रदेश की, यहाँ तो बस्तर में उनकी एक से ज़्यादा यात्राएं हो गई। अर्थात उसके अलावा कांग्रेस ने भी कोशिश की कि हम पूरी तौर पे लोगों को करें। और दूसरी बड़ी बात थी कि हमारा संकल्प क्या है, कांग्रेस का संकल्प क्या है और भाजपा का संकल्प क्या है, दोनों इस प्रतियोगिता से कौन बाद में जा रहा है, कौन बाद में अपने संकल्प घोषित करता है, बड़ी बात थी। इस संकल्प की दो बड़ी बातें जो में प्रभावी हो रही हैं, वो है, एक सबसे बड़ा प्रभाव है वो है की खबर है का वहाँ पर प्रभाव है, और दूसरा प्रभाव जो है वो है हमारे तेंदुपत्ता वाला। अब देखना है कि इन दोनों के बीच में किस तरीके से प्रभाव आ रहा है। तो ये मान के चलिए, एक निष्कर्ष के संदर्भ में मुझे आपसे जानना है, और वो जानना मुझे ये है आपसे कि वोटिंग कम होना किसके लिए चिंता का विषय होता है। इसके संदर्भ में दृष्टि मिले तो फिर मैं आरपी सिंह जी के पास जाना चाहता हूं, जो इस संदर्भ में अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए निश्चित रूप से बेताब होंगे। पर आपका एक विशेषज्ञ के तौर पर अनुभव क्या रहा है कि पिछली बार के मुकाबले अगर वोटिंग कम आ रही है तो ये किसके लिए प्रसन्नता का और किसके लिए चिंता का विषय? स्तर पे सिद्ध हो चुकी है कि अब हिंदुस्तान में वोटिंग कम होने और वोटिंग ज्यादा होने का कोई निश्चित प्रमाण नहीं है कि वो किसी निश्चित परिणाम या रिजल्ट की ओर लेकर जाए। पहली बात, हिंदुस्तान के सारे सैकड़ों चुनावों के अध्ययन के बाद ये नहीं कहा जा सकता कि मतदान अगर कम हुआ है तो उसका ये प्रतिफल होगा, या मतदान ज्यादा उसका ये प्रतिफल होगा। लेकिन अभी आपने जो बात कही उसका मतलब ये है कि इस वक्त जनता किसी बड़े परिवर्तन की ओर नहीं जा रही है, ये बात तय है। परिवर्तन की ओर नहीं जा रही है, ये बात तय है, सुशील द्विवेदी जी का ये कहना है। और मैं आरपी सिंह जी आपके पास आता हूं और जानना आपसे यह है कि आपने तो बड़ी लोकप्रियता के साथ काम किया, आपकी सरकार बड़ी लोकप्रिय थी, आपकी सरकार के कामकाज से लोग बड़े खुश थे, आपने नक्सलियों को बिल्कुल दबोच दिया था, किनारे कर दिया था, ऐसे तमाम दावे आपके साथ।
तो भाई इतना सब कुछ था तो लोग टूट क्यों नहीं पड़े वोट करने के? ये सवाल जहन में आता है। थोड़ा उत्तर दीजिए ना आरपी सिंह जी। वोटिंग परसेंट पिछली बार के मुकाबले कम, सब कुछ इतना अच्छा किया, इसके बाद मतदाता निकला क्यों नहीं? देखिए, सबसे पहले तो आज जो मतदान संपन्न हुआ है, इसमें भाग लेने वाले सभी मतदाता बंधुओं, माताओं, बहनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जिन प्रशासनिक अधिकारियों ने, सुरक्षा बल के जवानों ने, सुरक्षा बल के अधिकारियों ने इसे संपन्न कराया, उन्हें बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और विशेष तौर पर आपके चैनल और आपके अखबार को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने लगातार जागरूकता अभियान चलाए रखा और इसका फायदा जो है मतदान में हुआ। जो आपने प्रश्न पूछा हिमांशु जी, देखिए अभी ये 5 बजे तक के फिगर्स हैं और मेरा 30 साल का राजनीतिक अनुभव कहता है कि ये पिछले साल के फिगर को छू जाएगा, शायद ही उससे ऊपर नहीं जो है, मुझे ऐसा लगता है 76% के आसपास ही जाएगा। दूसरी बात, एक लंबे राजनीतिक जीवन में हमने आपने देखा है कि जब बहुत ज्यादा मतों का प्रतिशत अप्रत्याशित रूप से नहीं बढ़ता है तो ये मान लिया जाता है कि सरकार के प्रति कोई नाराजगी मतदाताओं में नहीं। और पिछले 2-3 चुनाव का अगर आप देखेंगे, इन 20 सीटों का जो मतदान का प्रतिशत रहा वो 75, 76, 77 का आस-पास रहता है, ये लगभग औसत। दूसरा महत्वपूर्ण ये रहा कि सुरक्षा के इंतजाम इतने अच्छे थे कि 3 जगहों पर नक्सलियों ने वारदात करने की कोशिश की, लेकिन कहीं भी वो सफल नहीं हो पाए। बल्कि कांकेर के बादे में तो एक नक्सली मुठभेड़ में जो हमारा भी गया है और AK-47 राइफल हमारे सुरक्षा बलों के जवानों ने उनके कब्जे से हासिल भी की। ये सुरक्षा बलों की बड़ी उपलब्धि है। और एक शांति की तरफ जो बस्तर हमारे 5 वर्षों के कार्यकाल में चल पड़ा है, आज इस चुनाव का शांतिपूर्वक संपन्न हो जाना ये बताता है कि सरकार का जो मकसद था बस्तर में शांति स्थापित करने का, उसमें हम अच्छी तरह से कामयाब रहे। अब आती है बात ये कि हमने अच्छा आरपी जी एक बात बताइए, कुछ सीटों के संदर्भ में उलझन है। अधिकांश सीटों पर वोटिंग परसेंटेज पिछली बार के आसपास का है, 2-4 परसेंटेज अंतर है, पर कुछ सीटों पर बड़ा ही डिप किया है, मतलब नीचे आया है। बीजापुर 40.98, पिछली बार था 55.30। इसी प्रकार से है बस्तर के संदर्भ में पिछली बार था आंकड़ा 83.37, इस बार अभी दिख रहा है 71.39। इतने बड़े अंतर को किस रूप में देख रहे हैं, थोड़ा बताएंगे? हिमांशु जी, असली वजह क्या है तो बाद में पता चलेगा, लेकिन आप लोगों के माध्यम से जितना हम लोग अखबार में पढ़े और टेलीविजन में देखे, तो मैंने ये समाचार पढ़े थे और टीवी में देखे भी थे कि 2 विधानसभा पर्टिकुलर, एक आपका कोंटा विधानसभा और दूसरा बीजापुर विधानसभा, यहाँ पर कुछ मतदान केंद्रों को शिफ्ट किया गया था सुरक्षागत कारणों से। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपका अगर मतदान केंद्र आपके गांव से 5 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर शिफ्ट किया जाता है, तो उसमें ग्रामीणों में मतदान करने को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह वहां नहीं होता है। और दूसरा, चूंकि आदर्श आचार संहिता लगी है, क्योंकि प्रत्याशी उन्हें लाने के लिए किसी प्रकार के वाहन की व्यवस्था भी अंदरूनी क्षेत्रों को नहीं कर पाता है। इसके चलते भी इसमें हो सकता है कि नक्सल अपना उसके चलते क्या कुछ मुश्किल सवाल हो गया क्या आरपी सिंह जी आपको, जो ऐसे दाएं बाएं से उत्तर दे रहे हो आप? भाई एक सीधा सा सवाल है कि भाई 20 में से 18 सीटें ऐसी हैं जिनमें लगभग मतदान पिछली बार के आसपास का, बड़ा अंतर नहीं, 2-4 परसेंट का अंतर है, पर ये 2 सीटें ऐसी हैं जिनमें बहुत बड़ा अंतर है। एक बीजापुर है, एक बस्तर है, कोंटा नहीं है। कोंटा में जितना वोटिंग परसेंट पिछली बार था 50% का था, उतना ही इस बार भी। तो आरपी सिंह जी, जानना ये है, थोड़ी आपकी विशेषज्ञता का लाभ लेना चाहते हैं ना, समझना चाहते हैं दिशा कहाँ जा रही है, तो थोड़ा समझाइए ना कि ये जो बड़ा अंतर है क्या माने है? कि भाई लकेश्वर बघेल को, विक्रम मंडावी को नींद ठीक से नहीं आनी चाहिए, या इनको ही ठीक से नींद आनी चाहिए, बाकी को नहीं आनी चाहिए, मतलब इतना समझना, इतना समझाइए। देखिए, व्यक्तिगत अनुभव और जानकारी के आधार पर मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि दोनों को रात अच्छी नींद आएगी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग इनके खिलाफ पड़े हैं उनकी रातों में उड़ जाएगी। बीजापुर के संदर्भ में जो मेरी बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी है भाई माननीय आरपी सिंह बता रहे हैं कि देखो ये वोटिंग में जो बड़ा अंतर है ना, और मतदान बहुत कम हुआ है पिछली बार के मुकाबले, मतलब हमारे प्रत्याशी जो है वो निश्चित तौर पर जीत रहे हैं, और निश्चित तौर पर जीते रहे, इसलिए उन्हें चैन से सोना चाहिए। तो बाकी 18 प्रत्याशियों की नींद हराम हो जानी, और 18 में एक केवल डॉक्टर रमन सिंह है जो जीते हुए हैं,
बाकी सारे के संदर्भ में मामला क्या बनता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो क्या कहते हैं संजय श्रीवास्तव जी, बाकी 18 प्रत्याशियों के संदर्भ में अगर एक डॉक्टर रमन सिंह चैन से न सोए और उसके साथ साथ 17 वर्तमान कांग्रेस के प्रत्याशी न सोए, तो आपके लिए आनंदित की स्थिति है या आप इसमें कोई अंतर करना चाहेंगे? रिपीट करें आप। करेक्ट हो रही है मेरे में, एक बार थोड़ा सा रिपीट करें। आरपी सिंह जी ने आकलन दिया 20 सीटों के संदर्भ, और वो आकलन इस रूप में आया कि भाई जो 2 सीटें हैं बीजापुर और बस्तर, यहां पर वोटिंग परसेंटेज पिछली बार के मुकाबले काफी कम है, और बाकी 18 सीटों पर पिछली बार के आसपास का मामला है, 2-4% का ही अंतर। तो इसके मायने क्या है? तो आरपी सिंह जी ने बताया कि इसका मायने ये है कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और वर्तमान में विधायक भी हैं, उन्हें चैन से सोना चाहिए, वो बड़े अंतर के साथ चुनाव जीते हैं। तो आपसे जानना चाहिए संजय श्रीवास्तव कि आरपी सिंह जी का आकलन ये बताता है कि 18 सीटों पर प्रत्याशी हैं वो संकट में है, उनके साथ कुछ भी हो सकता है, उसमें एक डॉक्टर रमन सिंह भी। तो आपको ये स्थिति सुखद लगती है या ये स्थिति आपको परेशान करती है, ये सवाल है। देखिए ऐसा है कि लोग सोए, अब सोने का समय कांग्रेस पार्टी का आ गया है, कांग्रेस की सरकार का आ गया है। आज जो 20 सीटों पर जो मतदान हुआ है, और कांग्रेस जो हमेशा से अपनी अनुकूलता के हिसाब से आंकड़ों को तोड़ मरोड़ करके पेश करके इस तरह की बातों को करती है जैसे कांग्रेस को ही फायदा हो रहा है। देखिए मेरा स्पष्ट मानना है, एग्जिट पोल होते हैं, मतदान के बाद तमाम प्रकार की संभावनाएं आती हैं, लेकिन जिन राज्यों के अंदर में सरकार के खिलाफ में एक बड़ी हवा रहती है, वहां पर इस तरह की कहीं कोई बातें नहीं होती हैं। यह स्पष्ट है कि जिस तरीके का वातावरण पूरे प्रदेश में है, साथ ही साथ आज बस्तर और यदि हम नांदगांव की बात करें, जिस तरीके से कार्यक्रम हो रहे हैं, जिस तरीके से सभाएं हो रही है, जिस तरीके से सफलता है, कांग्रेस के खाने में कोई जाना नहीं चाह रहा है, किसी प्रकार की कोई संख्या एकत्रित नहीं हो पा रही है, बड़े बड़े नेताओं के चेहरों पर हवाइयां उड़ रही हैं। मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि इस प्रथम चरण के चुनाव में लगभग 60 से 70% जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएंगी। कल हम बैठकर ये जो आंकड़े मत प्रतिशत इस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आज प्रवास पर मैं भी हूं, सरगुजा प्रवास पर आज कार्यक्रम था प्रधानमंत्री जी का, इसलिए बहुत बारीकी के साथ में मैं नहीं। लेकिन जिस तरीके का सरगुजा में भी अभी द्वितीय चरण का चुनाव है, लेकिन जिस तरीके का आज एकत्रीकरण हुआ, लाखों लोग इकट्ठे हो रहे सुबह 11 बजे की सभा में, इसका सीधा असर है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो हवा बह रही है, इस हवा में अच्छे उखड़ जाएंगे। और ये जो आंकड़े बदल कर कहते ना हिमांशु जी, बात में मैं थोड़ा सा मजाक में टिप्पणी भी कर देता हूं कि 5 साल शराबबंदी की बात हुई थी, शराब बंद नहीं हुई, शराब का प्रभाव बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा क्या मतलब आप समझ सकते हैं कि इसका प्रभाव कहां तक फैला है, और उस प्रभाव में लोग क्या क्या बोलते हैं कांग्रेस के लोग, इस पर बहुत ज्यादा ईमानदारी के साथ में ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा संजय, लेकिन इस बात पे तो ध्यान देने की आवश्यकता है कि आपने नारा दिया अब नहीं सहबो बदल के रहबो, इतना तेजस्वी नारा आपने दिया, इतना आक्रामक नारा आपने दिया, इतनी आक्रामकता के साथ आप कैंपेन करते थे, तो फिर लोग आपके आह्वान पर निकले क्यों? भाई पिछली बार के मुकाबले मतदान कम दिखाई दे रहा है, क्या आपका आह्वान काम नहीं किया, या आपके आह्वान ने ऐसा काम किया कि जिन्हें कांग्रेस को वोट देना था उन्होंने कांग्रेस को वोट देने के लिए निकलना जरूरी नहीं समझा, इसलिए मतदान घट गया? हुआ क्या देख पा रहे हैं आप इसमें? देखिए हिमांशु जी, मतदान कब यदि हुआ है, मैंने आंकड़ों को देखा नहीं, ईमानदारी के साथ बता रहा हूं, लेकिन यदि आपकी बातों को मैं सत्य मानता हूं कि कम हो यदि हुआ है उन क्षेत्रों में, तो मैं बहुत स्पष्ट तौर पर कल भी मैंने इस बात को कहा था कि उस बस्तर के क्षेत्र में और जो इस तरीके से इफेक्टेड एरिया हैं, वहां पर मैं पहली बार, मैं भी 30 साल से 5 चुनाव को देखा हूं छत्तीसगढ़ में, पहली बार इस तरीके के दबाव में कांग्रेस की नक्सल का सहारा लेकर सीधा हमला, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है। एक डर भय का माहौल तो बनाने का प्रयास सरकार कर ही रही है, अपरोक्ष रूप से जिस तरीके से सहयोग, कंधे का सहारा, नक्सलियों के कंधे का सहारा लेकर इस लोकतंत्र को जिस तरीके से तोड़ने का प्रयास कांग्रेस कर रही है, उसका फर्क पड़ सकता है। मैं इस बात को कह सकता हूं कि थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है आदमी को अपने जीवन। 2 दिन पहले, 4 दिन पहले हमारे जिला उपाध्यक्ष की हत्या हो जाती है, 15 दिन पहले हमारे मानपुर मोहल्ला में हमारे पदाधिकारी को गोली मार दिया जाता है। आखिर कौन से तरीके से कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है,
लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि लोकतंत्र को कोई झुका नहीं सकता। इस लोकतंत्र में जो जनता है वो इसकी मालिक है और आपको बहुत शीघ्र 3 दिसंबर को परिणाम यहाँ पर दिखाई देगा। ये आंकड़ेबाजी कितनी कर ले, प्रतिशत कम कर ले, ज्यादा कर ले, अंततः बीजेपी की सरकार बननी है। इनके तमाम क्रियाकलापों को हमने देखा 5 साल, लेकिन हमको ये उम्मीद नहीं थी कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए भी ये उन सबका भी सहारा ले सकती है, कांग्रेस कितना गिर सकती है, ये हमने चुनाव के अंदर में देखा है। मेरा क्या है, आपकी मदद करने का बड़ा मन कर रहा है। क्या है, आप बहुत लंबे समय से विपक्ष में है ना, 5 साल से, तो मेरा मन है कि आपको तथ्यों के संदर्भ में, आंकड़ों के संदर्भ में दिक्कत न जाए। अब आप व्यस्त रहे तो आप आंकड़े देख नहीं पाए, तो मैंने आंकड़े मंगा लिए हैं। तो आप बता रहे हैं कि देखो बस्तर इलाके में मतदान कम इसलिए हुआ कि नक्सलियों ने वहां पर पुरजोर आतंक के वातावरण का निर्माण कर दिया और कांग्रेस ने इसमें मदद मिल रही थी, इसलिए ऐसा वातावरण बनाया। ठीक है भाई, राजनांदगांव, कवर्धा, मोला मानपुर तो ऐसा नहीं है। फिर वह आंकड़ा आ गया है आपकी मदद के लिए, खासतौर पर मंगाया मैंने। आपने बताया ना कि आपके पास आंकड़ा है, तो आंकड़ा यह है कि खुज्जी में पिछली बार 2018 में जो है ना संजय जी, 84% वोटिंग हुई थी। इस बार मात्र 72%। डोंगरगढ़ में 82.70 थी, इस बार 77.40। डोंगरगांव 85.43, अब की बार 76.8 है। कवर्धा 82.5, इस बार 70.89। पंडरिया 77.84, इस बार 71.06। और राजनांदगांव 78.87, इस बार 75, लगभग बराबर। तो ये बड़ा अंतर है। 4 सीटें ऐसी जिनमें 10% का डाउनफॉल, तो वहां तो नक्सली थे, यहां क्या हो गया? हिमांशु जी, बहुत क्लियर बातें हैं। पिछली बार परिणाम को जो सामने परिणाम आया उस बात को स्वीकार करते हुए एक बीजेपी के खिलाफ में बड़ी हवा थी, इसलिए 84% की आप बात कर रहे हैं, 80% की बात कर रहे हैं, गया होगा। उसमें गिरावट आई है, अर्थात ये तो नहीं है, गिरावट आई है। जो कांग्रेस के पक्ष में मतदान हुआ था 84%, 85% मतदान हुआ था, वो इनके पक्ष में तो नहीं है। लेकिन एक औसत जो 70% की बात आप कर रहे हैं, वो मतदान हुआ है। और निश्चित रूप से जो हमको वोट परसेंट के हिसाब से यदि हम बात करें तो जो हमको कम मिला था, ये जो बढ़त है, मैं पिछले तो तुलना नहीं, पिछले में एक बड़ा एंटी इनकम्बेंसी था, तो वो इसलिए हम स्वीकार कर रहे हैं कि हम 14 सीटों पर आ गए थे। लेकिन इस बार गिरावट, बड़ा महत्वपूर्ण आकलन दे रहे हैं संजय श्रीवास्तव। संजय श्रीवास्तव जी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछली बार हमारे खिलाफ हवा थी, पिछली बार हमारे खिलाफ आंधी थी, पिछली बार हमारे खिलाफ तूफान था। नतीजा ये हुआ कि वोटिंग इतनी जबरदस्त तरीके से गया था। पर अब वो लोग शायद निराश हैं, हताश हैं, इसलिए अब जो लोग आंधी के तहत वोट डालने निकले थे वो अब की बार निकले नहीं, तो मामला ठीक ठाक बन जाएगा, ऐसा संजय श्रीवास्तव जी मंद मंद मुस्कान के साथ बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो सुशील जी आपसे जानना चाहते हैं, आप किसको हौसला देना चाहते हैं? संजय श्रीवास्तव जी को देना चाहते हैं या आरपी सिंह को देना चाहते हैं? आपका अनुभव उससे कहीं ज्यादा है जितना हमारे इन दोनों सुधी प्रवक्ताओं की उम्र है, तो आपकी टिप्पणी बड़ी मायने रखती है। किसके साथ हैं आप? निर्वाचन के आंकड़ों का जो निर्वचन होता है उसके साथ ही मैंने पहले कहा कि हिंदुस्तान के हजारों चुनाव के बाद जो वैज्ञानिक ढंग से जिसका आकलन किया गया वो कि मतदान कम होने का कोई निश्चित परिणाम नहीं, मतदान ज्यादा होने का कोई निश्चित परिणाम नहीं। पर एक बात जरूरी इसको सुन लीजिए कि हर बार भारत में जिस तरीके से लोकतांत्रिक चेतना बढ़ती जा रही है और युवा सामने आते चले जा रहे हैं और युवा अपने मत के अनुसार कर रहे हैं, तो वो किसी अन्य चीजों से, परिवार से या समूह से उनके प्रभावित नहीं हो रहे हैं और इसीलिए सारे आंकड़े, ओपिनियन पोल और सारे एग्जिट पोल भी गड़बड़ हो जाते हैं। मैं इतना ही जो मैंने आपसे कहा कि मुझे नहीं लगता है कि हाँ परिवर्तन होगा। पिछली बार अभी 20 में से 19 भाजपा के पास है, ये स्थिति तो बिल्कुल ही नहीं, 20 में से 19 सीटें कांग्रेस के पास है, ऐसी स्थिति तो बिल्कुल ही नहीं रहने वाली। कांग्रेस को निश्चित रूप से बस्तर में जो आदिवासियों और ईसाई आदिवासियों और अन्य जातियों के बीच विभेद आया है उसका नुकसान होने वाला है। हमारे राज पार्टी के द्वारा, सर्व आदि दल के द्वारा और दूसरे द्वारा नुकसान होने वाला है। वहां पे जो इसकी 12 की 12 सीटें वैसे नहीं रहने वाली, वो सीटें कम हो रही निश्चित रूप से, मान के चलिए।
ये इसीलिए मैंने कहा कि बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हो, परिवर्तन अवश्य होगा। और क्या होगा ये कहना जो कि दावा करता है, मैं उस दावे के साथ नहीं हूँ कि मेरे पास अपने सैद्धांतिक और गणितीय आंकड़े हैं जिसके आधार पर कभी दिखाया जा सकता कि वोटिंग कम होने का परिणाम ये है, वोटिंग ज्यादा होने का परिणाम ये बिल्कुल और बिल्कुल गलत तरीका। हाँ, अपना आकलन है। तो भाई सुशील त्रिवेदी जी का आकलन संजय श्रीवास्तव जी को बहुत खुश तो नहीं करता, पर आरपी सिंह जी आपको मुस्कुराने का अधिकार तो बिल्कुल भी नहीं देता भाई। भाई क्यों नहीं देता? उसके दो कारण है। पहला कारण तो यह है कि आप पिछली बार 90 में से 69 सीट जीते, 69, और इस बार आप दावा कर रहे थे 75 पार का। अब 75 पार का तो मतलब ये था, अगर पिछली बार 20 में से 17 जीते थे उस चुनाव में और अभी 19 में है, तो इस बार तो 20 की 20 होनी चाहिए थी, ना हो 19, 18। सुशील जी कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला इस बार आपका। तो पहला तो ये है तर्क। दूसरी तरफ डॉक्टर रमन सिंह ये दावा कर रहे हैं, दाऊ जी चिंता ना करो, पहले चरण में ही 15 पार कर जाएंगे। संजय श्रीवास्तव जी भी कमोबेश वैसे ही दावा कर रहे थे, 71%, 70% मतलब 14 सीटें। इसके बावजूद भी आप इतना मुस्कुरा रहे हो, चाह क्या रहे हो आरपी, ये तो बताओ। देखिए आदरणीय सुशील जी ने जो कुछ भी कहा है उसका पूरा आदर और सम्मान करते हुए, उनके वक्तव्य पर बिना कोई टिप्पणी किए हुए मैं कहना चाहूंगा हिमांशु जी कि आपने भी देखा होगा, मुझे तो अच्छे से याद है कि जब 2018 को चुनाव हुआ था तो जितने बड़े बड़े राजनीतिक पंडित हैं जो सर्वे करते हैं, प्री पोल करते हैं, पोस्ट पोल करते हैं, ड्यूरिंग पोल करते हैं, सिर्फ 2 सर्वों को छोड़कर कोई भी हमको 40 से ऊपर सीटें देने को तैयार नहीं था। सिर्फ 2। आज जो उनका नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन सिर्फ 2 चैनलों में हमको दिया था, बाकी हमको सब 40 से नीचे दिखा रहे हैं। रिजल्ट आया 68। मैं एक बात बहुत गंभीरता से कहना चाहूंगा आज, बहुत गंभीरता से, और 3 तारीख को जब वहां आप मिलेंगे तो इस बात का जिक्र फिर कीजिएगा आप। जो मेरी सूचना है उसमें जो 19 में से एक डॉक्टर साहब चुनाव जीत के विधायक बने थे, इस बार वो खतरे में हैं। 15 सीटों की बात तो छोड़ दीजिए। मिर्जा गालिब का शेर है कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने के लिए गालिब एक ख्याल अच्छा है। तो अभी काउंटिंग में 26-27 दिन बचे हैं। 27 दिन अगर कोई खुश रहता है तो रह ले, हम तो चाहते हैं लोग जीवन भर खुश रहें। लेकिन जो सूचनाएं नांदगांव से आ रही हैं बहुत अच्छी नहीं है। जो खैरागढ़ से जानकारियां हमारे पास आ रही है वो भी बहुत अच्छी नहीं है, और पडरिया से भी जो जानकारी आ रही बहुत अच्छी नहीं है। तो ये जो है पूरा खुलासा होगा 3 तारीख को। आपने एक सवाल मुझसे पूछा था कि 2 जगह जहां मतदान कम हुआ वहां मेरा क्या आकलन है। मेरा आकलन है, मेरा वहां क्षेत्र के लोगों से बात हुई, पत्रकार साथियों से बात हुई, मैं ये मान के चल रहा हूं कि जहां मतदान कम हुआ है अगर वहां हम जीत रहे हैं तो जहां मतदान औसत हुआ है वहां तो 100% जीतेंगे। इसीलिए जब हमने ये कहा है कि 80 और 75 पार, तो 75 पार होके रहेगा, और इस दिशा में हमने काम किया। अरे जी आरपी सिंह जी, आप क्या है दोहरी बातें कर देते हो, बड़ी दिक्कत हो जाती है। भाई आप स्पष्ट बताओ, जहां ठीक ठाक कम मतदान हुआ है वहां पर जीत के प्रति आप ज्यादा आश्वस्त हो, या जहां औसत मतदान है वहां जीत के प्रति बिल्कुल ठोक बजा के कह रहे हो कि हम जीत रहे? दोनों में ये अपना हाथ रख दो, ये बात ठीक नहीं है। इतनी बेईमानी तो ना करो भाई, सत्ता है आपकी, ठीक है, पर आकलन के संदर्भ में तो किसी एक निष्कर्ष पर रहो ना। देखिए डॉक्टर सुशील जी ने कहा ना, इस देश के हजारों चुनाव देखने के बाद भी कोई सिक्योर्ड फार्मूला नहीं निकला है कि मतदान कम या ज्यादा होने से किसे फायदा नुकसान होता है। हम खाली अपने संपर्कों के जरिए, अपनी सूचनाओं के जरिए एक अनुमानित परिणाम तक पहुंचते हैं, जो कई बार सही होता है, कई बार पूरी तरीके से गलत। ये आपका आकलन है या केवल भावना है? ये मेरा आकलन है, ये मेरा आकलन। आप अच्छे से जानते हैं कि मैं बस्तर को पिछले 25 सालों से बहुत अच्छे से जानता हूं, और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां मैं जो है शहीद महेंद्र जी साहब नहीं गया। बस्तर को आप अच्छे से जानते हो, अभी जो है राजनांदगांव, पंडरिया और खैरागढ़ के संदर्भ में कर रहे थे, दोनों बात में विरोधाभास है ना, इसीलिए तो आपने बार बार सवाल। और संजय श्रीवास्तव जी, इस सवाल को जरूर आप भी ध्यान से सुनिएगा। आरपी सिंह जी, आपने 2018 को लेकर ये बताया, देखो 2018 का जब चुनाव, तो जितने भी राजनीतिक पक्ष, जितने भी सर्वे थे, वो कोई भी हमारी सरकार नहीं बनवा, कोई भी हमें ठीक से सीटें नहीं दे रहे थे। और देखो जब परिणाम आया ना, क्या परिणाम आया, हम 90 में से 70 सीटें जीतने में काम किया। और आरपी सिंह जी, सवाल सुनिए,
इस बार भी जितने राजनीतिक जितने सर्वे हैं, कोई भाजपा की सरकार नहीं बनवा रहा। क्या करें? हिमांशु जी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत रहा हूं, तो मानसिक सहमत हूं। 2-3 जो चैनल हैं जिनके ऊपर ये कहा जाता है कि गोदी मीडिया के लीडिंग चैनल है, उन्होंने यहाँ भाजपा की सरकार बना दी है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन 2-3 जो प्रमुख चैनल है गोदी मीडिया के, उन्होंने सरकार बना दी। आपने नहीं बनाई है, आपको धन्यवाद, लेकिन 2-3 चैनलों ने बना दी है। ये अनुमान अपना अपना है, आकलन अपना अपना है। मैंने कहा ना, कई बार सच होता है, कई बार गलत होता है, लेकिन चूंकि आप सत्ता में जब रहते हैं तो संपर्क आपके थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं, आप ज्यादा लोगों से बातचीत कर सकते हैं। नहीं, आरपी सिंह जी, क्या आप दलील ने मुझे फिर चिंता में डाल दी। आपने कहा जो मोदी मीडिया है ना, उनके 2-3 चैनलों ने सरकार बनवा दी, वो तो आकलन नहीं था ना, वो तो प्रायोजित हो गया आपके अनुसार। पर जो आकलन है, आपने पिछली बार बताया कि भाई कोई भी हमारी सरकार नहीं बनवा रहा था, और देखो हमने क्या धमाकेदार सरकार बनवाई। तो भाई जितने भी निष्पक्ष आपके अनुसार चैनल हैं, जितने भी सर्वे करने वाले हैं, कोई अभी भाजपा की सरकार नहीं बनवा रहा। तो डर नहीं लग रहा आपको? भय नहीं हो रहा? आशंका नहीं सता रही? कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। जनता का आशीर्वाद है, जनता का प्यार है, और जनता के हित में हमने जो 5 साल काम किए हैं, उस काम पर हमको भरोसा है। इसीलिए एक जो नारा चला वो हमने नहीं दिया था, भूपेश है तो भरोसा है। ये जनता को इस बात का बहुत अभी यकीन है कि भूपेश बघेल जी जो कहते हैं वो करके रहते हैं। चाहे कर्ज माफी की बात हो, चाहे 25 रुपए में धान खरीदने की बात हो, चाहे आत्मा स्कूल खोलने की बात हो। तो पिछले बार भी हमने जो वादे किए थे, जनता ने उस पर भरोसा किया। 5 साल हमको काम करने का मौका दिया, हम काम किए। और क्या बोल रहे हैं के संदर्भ में बड़ा दावा कर रहे हैं आरपी? जी संजय जी, क्या है, आपने अभी एक विषय कोट किया है कि जब ये आकलन कर रहे थे कि आप दोहरी बात करते हैं, तो दोहरा जो चरित्र है, इसके लिए तो कांग्रेस स्वयं देश की आजादी के बाद से दोहरा आचरण, दोहरा चरित्र, और यदि ये दोहरे चरित्र के कारण खुश हो जाते तो हमें इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कम हो रहा है तो हम क्यों जीत रहे हैं, और ज्यादा हो गया तो क्यों बीजेपी हार रही है। तो ये कारण है इस तरह की चीजों में बीजेपी नहीं जाती। देखिए, ऐसा मैंने शुरू में ही कहा इस बात को कि एग्जिट पोल होता है, हमें संभावनाएं होती हैं, वो सही भी होती है, गलत भी होती है, कई प्रकार की बातें होती हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, ये संपर्क की बात कर रहे थे, 2 घंटे के अंदर पूरा संपर्क हो गया, इनका सब कुछ आ गया, और डॉक्टर रमन सिंह जी हार रहे हैं, सब कोई हार रहे हैं, यही जीत रहे हैं। ये जीत भी बोल देंगे थोड़ी देर में, क्योंकि ये जब डिबेट खत्म होगा ना, तो आखिर में ये 20 में 20 जीतते बोलते हुए खड़े हो जाएंगे। तो इनका भरोसा ना तो जनता करती है, न मुझे करना चाहिए, न मीडिया में चर्चा के समय आपको भी बहुत ज्यादा इसको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, मैंने शुरू में ही कहा कि कांग्रेस चरित्र के कारण ही जा रही है। इनका जो चरित्र है, 5 साल के अंदर में एक उनका चरित्र आया सामने, और मैं हमेशा कहता हूँ मैं फिर से कह रहा हूँ इस बात को कि 2018 का चुनाव था ना, इनके लिए जीवन मरण का प्रश्न था। और जब इनको लगा कि 4वीं बार सरकार में नहीं आएंगे, तो घोषणा पत्र में सबसे कमिटमेंट कर दो, सबको सब कुछ डाल दो, युवाओं को, महिलाओं को स्वरोजगार, तमाम प्रकार के विषय को आपने भी देखा, मैंने भी देखा। 5 साल में इनकी ये स्थिति हो गई है कि उन मुद्दों को घोषणा पत्र में शामिल करने में इनके हाथ कांपे हैं, न तो पूरा किया है, न वो जिसको फिर से उसमें कमिटमेंट कर लिए हैं। तो ये कांग्रेस का चरित्र रहा है। अब इन्होंने कह दिया 25 रुपए, बाकी मुद्दों को शांति नहीं कर रहे हैं। भैया शराबबंदी के नाम पर तो हम सिर झुका लेते हैं, हम उड़ लेते हैं, सिर का कपड़ा उड़ लेते हैं। बेरोजगारी भत्ते के नाम पर हमने इतना घुमाया लोगों को कि युवा झंडा लेकर खड़े हैं सरकार को भगाने के लिए। तो मुद्दे ऐसे देखिए, वो तो चला गया। लेकिन ये जो सरकार है, जो आपने आचरण बोला दोहरा, इसी वजह से केवल हम पैदा करके 5 साल इन्होंने सरकार चलाई। कोई चीज होती थी तो चिट्ठी लिख के भूपेश बघेल जी लोगों को काम में डाल देते थे, देखो मैंने मोदी जी को चिट्ठी लिखा है। कांग्रेस का ये चरित्र हमेशा से आज नहीं, 5 साल नहीं, 50 साल ये रहा है, और इसीलिए कांग्रेस की दुर्गति लगभग देश के अंदर में हुई है। कुछ राज्यों के अंदर में ठीक है, होता है इधर का उधर, लेकिन अधिकांशतः कांग्रेस इसी वजह से लगभग डूबत की स्थिति में है। और मैं फिर से दावे के तब तक कांग्रेस की दुर्गति के संदर्भ में बोलते रहेंगे संजय श्रीवास्तव जी। आपको पता है ना, 2018 में आपकी भी बहुत दुर्गति हुई भाई प्रदेश में। कारण बता दिया आपको, किस कारण कर्ज माफी उसका एक बड़ा कारण था। धान खरीदी, कर्ज माफी। इस बार आपको धान खरीदी तो समझ में आ गई, कर्ज माफी पर आप अभी भी मौन रह गए। ऐसा तो नहीं कि आरपी सिंह जी की मुस्कान इसी कारण से है कि कर्ज माफी पर आपका मौन बना हुआ है। हिमांशु जी, देखिए ऐसा है
एक बार कर्ज माफ करके 4 साल और कर्ज किसानों पर चढ़ा दे, ये मुझे लगता है ये बहुत ईमानदारी नहीं। तो मुझे लगता है कि किसानों को आज खड़ा करने की आवश्यकता है, किसानों को मजबूत, किसानों को उन्नत बनाने की आवश्यकता है, जिस विषय में कांग्रेस ने 58-60 वर्षों में कभी ध्यान नहीं दिया। आज यदि हम कैलकुलेशन करेंगे ना हमारे कामों की और उनके कामों की, तो कहीं कोई तुलना नहीं है। ये तो एक बार कर्जा माफ करके 5 साल राज करना चाहते हैं, लेकिन इनका कर्जा माफ करने के लिए अब जनता तैयार है। जो कर्जा, जो सिर्फ इन्होंने कर्जा चढ़ाया ना आम जनता के, उस कर्जा से अब प्रदेश की जनता मुक्त होना चाहती है। और अब किसानों को भी समझ में आ गया है कि आखिर गणित कांग्रेस के नेताओं ने क्या किया है। तो मुझे लगता है हम बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। हम किसानों को समृद्ध करना चाहते हैं, हम महिलाओं को समृद्ध करना चाहते हैं, हम युवाओं के साथ खड़ा होना चाहते हैं, उनको सुविधाएं देना चाहते हैं। वैचारिक रूप से भी आप दोनों के घोषणा पत्र को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वास्तव में जो बीजेपी का जो घोषणा पत्र है, विचारशील घोषणा पत्र है, विचार करके किया गया है क्या हम कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। ये केवल चुनाव में जीतने के लिए, वोट बटोरने के लिए करते हैं, और शायद इसीलिए शराबबंदी और बेरोजगारी भत्ते के नाम पर कुछ छुपा रहे हैं। और ये दोनों बड़े मुद्दे इस घोषणा पत्र से कांग्रेस के गायब है। ये नैतिक पराजय है कांग्रेस की कि घोषणा पत्र में, ये पहले घोषणा पत्र में ही पराजित हो गए हैं और अब मैदान के अंदर में भी ये पराजित होंगे, ये तय है। इससे बीजेपी अच्छा, इनके घोषणा पत्र में जो मुद्दे नहीं है वो आपके घोषणा पत्र में क्यों नहीं आए? ऐसा नहीं है, हम किसी की नकल करने वाला विषय, हमको जो उचित लगता है, जो समाज को खड़ा करने के लिए, जो लोगों को खड़ा करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, वो हम मदद करने के लिए बीजेपी हमेशा तैयार है। कैसी बातें करते हो संजय श्रीवास्तव? जो उठा के देखो दोनों घोषणा पत्र, मतलब दाएं बाएं बाएं दाएं। हम धान खरीदी 3100 रुपए करके, हम धान खरीदी 3200 रुपए, हम तेंदू पत्ता में 5500 रुपए देंगे, हम तेंदू पत्ता में 6000 देंगे, हम तेंदू पत्ता में बोनस 4500 देंगे, हम तेंदू पत्ता में 4000 देंगे। और उसके बाद आप बोल रहे हैं हम हिमांशु जी, क्या लगता है आपको? हम कर्ज माफी के मुकाबले महिलाओं को 1000 रुपए महीना ज्यादा प्रभावी है, इसलिए कर्ज माफी में मौन रखती है। घर की चाबी तो महिलाओं के पास होती है, महिलाओं के पास सीधे पैसे भेजते हैं। देखें कांग्रेस कैसे रहती है, ऐसा कोई हिसाब किताब है क्या? तो एक सिरे से खारिज करता हूँ, कोई चीजें नहीं है। हमने तो नहीं किया ना, हमारे ध्यान में था कर्जा माफी करके हम लोगों को किस तरीके से प्रभावित करें, हमने तो नहीं किया ना। हम पर सवाल खड़ा करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, लेकिन हमें उचित नहीं लगता। किसानों को समृद्ध करने के लिए, किसानों को मदद करने के लिए हमने पर्याप्त चीजें दी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दूसरा वर्ग उपेक्षित रहेगा। महिलाओं को भी सशक्त करना है, उनकी किस तरीके से आर्थिक मदद करना है, उन गरीब परिवारों को मकान भी देने की आवश्यकता है। ये सरकार को मकान बनते हुए मकान को तोड़ नहीं, लोगों के पैसा नहीं देकर पूरे देश वोटिंग परसेंटेज पे और हम घोषणाओं पे चलेगा। लेकिन मैं सुशील त्रिवेदी जी आपके पास आना चाहता हूँ कि जानने के लिए कि ये आपको कितना सुखद लगता है। आप स्वयं राज्य निर्वाचन अधिकारी भी रहे, स्थानीय निकायों के चुनाव आप कि छत्तीसगढ़ में चुनाव में घोषणा पत्र, राजनीतिक दलों के वादे इतनी गंभीरता से लिए जा रहे हैं, मीडिया के द्वारा ही नहीं, आम आदमी। इसके संदर्भ में आपको टिप्पणी दें और आज के मतदान को इस दृष्टि से दिखते हैं आप? मतदान को अलग रखके घोषणा पत्र की बात करना चाहूंगा। एक बात मान लीजिए कि आम जनता को घोषणा पत्र में जो बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं उससे वास्तव में कोई भी गंभीर रूप से जुड़ाव नहीं होता। मात्र एक या दो बातें जिनकी ओर आप संदर्भ दे रहे थे और जिसकी ओर इशारा मैंने अपनी बातचीत में किया था, कर्ज माफी वाला, और दूसरा किया था धान की कीमत वाला, और उसके बाद तेंदू पत्ते वाला महिला, जो महिलाओं को सीधा करता है। बड़ी बात है कि इस बीच दोनों पार्टियों इस बात की प्रतियोगिता चल रही कि कौन पहले कुछ घोषणा करे, उसका मैं करूंगा। अभी मान के चलिए कि घोषणा पत्र जो बड़े बड़े छपते थे आजकल वादे पहले घोषित हो रहे हैं। ये पहली बात हो गई। इसको जानिए कि घोषणा पत्र को गंभीरता से आम मतदाता नहीं देता, उसके पास मात्र 2 या 3 मुद्दे होते जिससे उसकी जिंदगी सीधे प्रभावित होती है। अभी आपने एक बड़ी टिप्पणी की थी कि महिलाओं को क्या चीज प्रभावित करती, जो पैसा मिला, जो को पहले किसी घोषणा पर कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। बड़ी बात है जो कहना चाहते हैं, जो आपका बुनियादी सवाल, तो आप भी थोड़े यहाँ पे आपने बुनियादी सवाल ये तो
और मैंने आपको पहला निर्वाचन है जिससे प्रधानमंत्री की इतनी बार बार की आपकी बार बार पता करता है हमको नहीं हमारा। और उसके बाद सरकार ने आप यहाँ पे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से बड़ी कोशिश की मतदान बढ़े। ये लोकतांत्रिक क्यों नहीं हो रहा है, जबकि आप जवान एक बात मैंने कहा कि घोषणा पत्र जो तीन चार बातें ही इसमें असर डालती है। मुझे जाना है आरपीएफ संजय श्रीवास्तव जी को करना चाह रहे हैं। जी संजय जी, सुशील जी की बात का समर्थन करने के लिए आप हस्तक्षेप कर सकते हैं। कोई बात चुपती करने का विषय नहीं। मैं केवल ये कह रहा था जो सुशील जी ने कहा ना कि घोषणा पत्र का विषय उन्होंने पहले कर दिया, छोटा छोटा कर दिया। दरअसल बात ये है कि जिस पिछले जन घोषणा पत्र पर इन्होंने जो बेईमानी की है, नैतिक ताकत नहीं थी कि एक साल के बड़े जन घोषणा पत्र करते कि ये छोटे छोटे एक एक जो ये जनता के, क्योंकि जिस कह रहा हूँ एक ऐसा घोषणा पत्र तैयार किया 2018 में जिसके आधार पर सरकार बनी थी और महिलाओं युवाओं को 16 साल लागत हो गया। अब इनमें नैतिक साहस नहीं था, एक साल पूरी ताकत के साथ में हम घोषणा पत्र तैयार करें। याद करिए आपको कितना हाईलाइट किया था कि गए थे कि ये तो इधर गए उधर गए बातचीत की, एक राहुल गांधी घोषणा पत्र हुआ। इस बार तो पीएस बाबा ने मना कर दिया क्योंकि वो क्या करते हैं? अब पीढ़ियां तो आपने लगवा दी, घूमने का काम आपने कर लिया, और एक ही बात के लिए कितने लोग घूमेंगे? लेकिन ये कहा है पिछले 5 साल पहले जो उन्होंने किया वो संजय श्रीवास्तव जी बहुत नाराज है आरपीएस से आपसे। आपने पिछली बार इतनी मेहनत से किया, इस बार मेहनत से क्यों नहीं किया? केवल इन्होंने किया, ऐसा आपने क्यों किया? हमारा चाहता कांग्रेस भारतीय चरित्र आपके चैनल को सार्वजनिक की कर्ज माफी की कर्ज अच्छी निगाह से नहीं, और बिल्कुल मत देखिए। अगर किसानों को आप सम्मान की निगाह से तो आप नफरत की निगाह से देखिए। आप 9 साल देखो आरपीएस बयानी मत, मतलब सामने सामने मौका मिला संजय श्रीवास्तव जी का कर्ज माफी से किसानों का जीवन बेहतर महसूस नहीं करते हैं, और तमाम विषय किसानों के संदर्भ में जिन्हें करके उनके जीवन को समृद्ध बनाया जाता है पर ध्यान दें। जो उन्होंने कहा उस पर जाओ। उन्होंने ये नहीं कहा किसान हमारी प्राथमिकता में नहीं है, उन्होंने कहा किसानों के जीवन के संदर्भ में बात की, केवल कर्ज माफी का समाधान नहीं है। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, ये सवाल आपसे इसलिए पूछा जाएगा कि जब तो भी किसान कर्जदार क्यों हो गया? फिर जाकर संजय श्रीवास्तव कह रहे कि भाई कर्ज माफी से किसानों की हालत बेहतर नहीं होती। सवाल उठेगा ना, 5 साल बाद आप कर्ज माफी कर रहे हैं, तो कर्ज माफी से अगर हालत सुधर गई थी किसान कर्ज माफी से किसानों की हालत 30 लाख करोड़ रुपया कर्ज माफ कर देने से उनकी स्थिति सुधर जाती है। आप जितने नीरव मोदी हैं, ललित मोदी हैं, फलाना भाई सबको विदेश भगा देते हैं, मालिक विदेश भगा देते हैं, इससे देश की आर्थिक हालत ठीक हो जाती है। गर्व इसी बात का है, पीड़ा इसी बात की है कि जो किसान है गाँव में रहते हैं वो कैसे समझ होंगे, उनके पास अचानक से पैसा कैसे आ रहा है, किसी का रकबा कैसे बढ़ रहा है, पंजीकृत किसान कैसे हो गए। दूसरी बात के बार बार कह रहे थे घोषणा इस संदर्भ में एक बात बताओ आरपीएस, किसानों के पास पैसा कैसे आ रहा है, ये सवाल ही करते होगे या करोगे? भाजपा कह रही है कि अब पैसा महिलाओं के पास आएगा, 1000 रुपये महीना दिलवाया जाएगा और 5 साल तक लगातार डलवाया जाएगा। इसकी भी कोई चिंता हिमांशु जी, मैं आपके चैनल पर खुलेआम प्रोग्राम है 10 साल पहले कहा था कि 17 लाख रुपए आएंगे। मेरे परिवार में 3 वोट में 3 सदस्य हैं,
45 लाख वो 45-90 लाख दिलवा दीजिए, मैं इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को दूंगा। अगर दूसरा वहां से शुरू हुआ है तो 1,000 रुपए कब आने वाले हैं? न 15 लाख आए। देखो संजय श्रीवास्तव जी, खुल के डील चल रही है। 90 लाख मिलने के एवज में आरबी सिंह जी आपका काम करने के लिए तैयार है। बोलो, प्रस्ताव स्वीकार है क्या? खुला मामला है। देखिए हिमांशु जी, ये तो ऐसा सीधा सीधा मामला है कि कांग्रेस क्या इधर है, यदि पैसा मिलेगा तो पलट जाएंगे। इस बात को स्वीकार किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ समस्त कांग्रेस को कि पैसा इसके देखा जाएगा तो आप जीत जाएंगे। ये बहुत धन्यवाद आपको अरे स्वीकार केवल किया। धन्यवाद देंगे या प्रस्ताव स्वीकार भी करेंगे? अरे रुको संजय श्रीवास्तव जी, पहले ईमानदारी से बात पूरी करो। केवल धन्यवाद देंगे या आरबी सिंह का प्रस्ताव स्वीकार करेंगे? हमारे जवाब दे सकता, लेकिन तैयार है, सहमति भी मिल जाएगी इनके बनने बीजेपी के साथ नहीं। जी। दूसरा यदि 50 लाख नहीं मिला तो क्या महादेव सत्ता ये तो ठीक नहीं है मेरे मित्र, ये भी तो ठीक नहीं है। अब ऐसा है कि इतना बड़ा मामला सामने आ गया है और इसके बाद छोड़िए उसका कहते आपके इनकम से करेंगे, पता लगना है आप सीधे लेके आदत है कैश मिलने की जो मदद मिली है। बहरहाल हम मुद्दे पर वापस लौटना चाहते हैं संजय श्रीवास्तव जी, और आखिरी दौर की बातचीत करना चाहते हैं आप। पिछली बार के मुकाबले मतदान कम होता है, क्या अगली 70 सीटों के संदर्भ में भाजपा को विशेष तैयारी करेगी इस मतदान के प्रतिशत को बढ़ाया जा सके, या आपकी रणनीति में मतदान कुछ कम रहेगी? तो आपके लिए सीधा सवाल, क्या चाहेंगे? मतदान ज्यादा, मतदान यथावत, मतदान कम? इसमें आपको मुद्दा ज्यादा ये संजय श्रीवास्तव। मतलब सरकार के और चुनाव आयुक्त स्थिति के लोग अंदर जाकर मतदान के लिए करते हैं, ज्यादा बिल्कुल निश्चित रूप से ज्यादा समर्थन मैं करता हूँ तो मतदान करना चाहिए। लेकिन ये इस बार का मतदान है वो 5% की समीक्षा करते हुए जो मतदाता है वो मतदान जा रहा है, और जो मतदान होगा वो भारतीय जनता पार्टी हो रहा है। मैं तो चाहता हूँ आप आरपी सिंह की तरफ से जो है ना, दोनों तरफ बातें मत। आपने कहा कि हमने मतदाताओं के साथ ज्यादा से ज्यादा मत, फिर तो दिख रहा है आपकी कोशिश सफल नहीं हुई। मतदान पिछली बार के मुकाबले कम हुआ है, क्या समझा जाए? एक आगे आपकी कोशिश सफल हो, क्या करोगे? मैंने कहा देखिए क्या है, केवल मतदान का विषय नहीं रहता है। देखिए हिमांशु जी, एक 5 साल की जो सरकार रहती है उस सरकार के आकलन का विषय भी रहता है। नाराजगी में लोग जाकर 100% वोट करें, अच्छी बात है, उसको हम आप तक मानते हैं। लेकिन जैसा कि यहाँ पे चर्चा में विषय भी आया, विषय विशेषज्ञ ने कहा कि ये हरदम चीजें नहीं रहती कि ज्यादा कम के आधार पर हम निर्णय कर ले सरकार कैसी बन रही है। एक वातावरण भी होता है, वो 5 साल का वातावरण भी होता है, जनता के हिस्से की आवाज आती है, और ये सभी जो फैक्टर दिखाई दे रहे हैं उसमें कांग्रेस एक बार बाहर जाती दिखाई दे रही है और इस प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी सरकार बनी। और कुल मिला के मतदान कम हो या ज्यादा हो, संजय श्रीवास्तव जी इसके साथ है कि भाई कांग्रेस से बाहर जाए। आरपी सिंह जी आप भी बोल दो, कम हो या ज्यादा हो, कांग्रेस बनी रहती दिखाई दे रही, काम हो जाए, आगे जितना हम और तस्लीम कर, क्या कहते हैं आप? देखिए इतने साल का जीवन है और इस राशि को बना 23 वर्ष हो चुके हैं। आज के के इतिहास में कभी भी कंपनियां एक चुनाव में मेरी जानकारी कंपनी आती थी, इस बार 200 कंपनियां क्योंकि केंद्र सरकार ज्यादा वाले यहाँ भेज देंगे तो नुकसान ज्यादा होने वाला है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रही बात दूसरे चरण, ये सच है कि चुनाव जाने के बाद हमारे जो बड़े नेता महाचुनाव में फंसे हुए थे जाएंगे, 70 सीटों पार्टी का सरकार संभालेंगे। और इसलिए आपको 70% वोटिंग हुई, उससे ज्यादा मैदानी वोटिंग होने वाली है, क्योंकि हमारा उसका असली जो प्रभाव होता है ये मैदानी क्षेत्रों में ही होता है, सिंचित क्षेत्रों में होता है, जहाँ किसान ज्यादा होते हैं। तो आप पिछले बार जो
बहरहाल मैं जानकारी अपने दर्शकों से साझा करता हूँ। आरटीसीटी ने बताया कि पहली बार 200 कंपनियां आई। क्यों आई? पिछले लंबे समय मतदान केंद्र ग्रामीण इलाकों से, गांव के अंदर से हटाकर सड़क पर ला दिए गए थे नक्सली पर इस बार उन नक्सल इलाकों में ही मतदान केंद्र बनाए गए और वहां पर पुलिस ने अपनी जान पर खेलकर मतदान की पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। आजादी के बाद पहली बार है किस्तारम, करीगुंडम, सिल्लुरगुड़ा, पालाचलमा, मुकर्रम, मोरपली, फिरकापाल, चिंतागुफा, लखापाल, ये वो दुर्गम इलाके हैं जिनको नक्सली के सामान्य व्यक्ति ने ज्यादातर पर वहां पर बाकायदा मतदान केंद्र ही नहीं बने बल्कि मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी किया। एक और रोचक जानकारी देता हूं, संजय श्रीवास्तव जी, आर के सिंह जी और सुनील जी, आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि छंदगढ़ ब्लॉक है, वहां पे कवा सिरास नाम का नए मतदान केंद्र है, वहां पर 99% मतदान हुआ। 210 में से 209 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। बाकी बहस अपनी, पर इस बात के लिए सुरक्षा बलों और निर्वाचन कार्य में जुटे हुए उन तमाम मतदान कर्मियों की हमें सराहना करते हैं जिन्होंने अपने मतदान को जो लोकतंत्र के पावन पर्व को सही तौर पर मनाने की। हम इस कार्यक्रम में उनकी तहे दिल से सराहना करते हैं। आप दोनों ही दलों के प्रवक्ताओं को शुभकामनाएं देते हैं। आप अपना हौसला बनाए रखिए चरण के लिए। आपकी उम्मीदें अभी भी जिंदा है, ये मानते हुए आपके दावों पर एतबार करते हैं। आप भी सरकार बना रहे हैं आरपी संजय जी, आप भी बना रहे हैं। आगे जो सरकार बना रहा है वो अपना फैसला लगातार में देता जा रहा है। 3 दिसंबर को सब पता चल ही जाए और 17 तक आपका हौसला बना रहे। शुभकामना के साथ सुशील त्रिवेदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण मौके पर हमारे साथ। आज किस कार्यक्रम ही कल विश्वनाथ आप